हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CAC द एजुकेशन रेवोल्यूशन। मैं विजेंद्र चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ JNK लद्दाख आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A पर एक कॉन्सेप्ट टॉक। ये टॉपिक्स हैं हमारी BPSC मेंस की सुपर 50 वीडियो सीरीज़ में, बट ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। BPSC, MPPSC, UPSC या JPSC जो भी आपके एग्ज़ाम्स हो, उन सभी में ये कॉन्सेप्ट्स आपको काम आएंगे। इनफैक्ट नॉट ओनली मेंस बल्कि प्रीलिम्स और यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। तो आप ओपन माइंड से इस वीडियो को देखिए। सिर्फ मेंस BPSC मेंस के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इस सीरीज़ में कंसिडर कर रहे हैं, सुपर 50 वीडियो सीरीज़ में सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, और ये जो टॉपिक्स हैं वो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पहले पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है ज़्यादातर। इसलिए इस सीरीज़ का नाम हमने BPSC मेन सुपर 50 दिया है। हम इसमें फोकस से पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की जो भी टिप्स हैं वो मैं आपको देता रहूँगा, और मैक्सिमम कॉस्ट बेनिफिट रेशो इस पर हमारा ध्यान रहेगा कि हम सब अपने समय का कम से कम कॉस्ट लगाएं और बेनिफिट हमें नंबर्स के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो चलिए, जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 370, मैंने ज़्यादातर जो स्लाइड्स बनाई हैं वो हिंदी में टाइप करके बनाई है, हिंदी में लिख कर बनाई है, और साथ ही साथ मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन या इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी भी यूज़ करता जाऊंगा, जिससे कि दोनों ही माध्यम के छात्रों को फ़ायदा हो। तो विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो चुका है, हम सभी जानते हैं, 5 अगस्त 2019 से। हम इस टॉक में जो मेन चीज़ें कवर करेंगे वो थोड़ी सी एक प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, यानी जस्ट हमारी स्वाधीनता के जस्ट पहले क्या क्या घटनाएं हो रही थी, हल्का सा उस पर नज़र डालेंगे। जम्मू एंड कश्मीर का उसमें क्या रोल था और वहाँ क्या हो रहा था बेसिकली। फिर आर्टिकल 370 35A आखिर थे क्या, उनमें क्या क्या प्रबंध या प्रोविजंस दिए हुए थे, क्या क्या हमने चेंजेस अभी रिसेंटली देखे हैं, और इन सभी का निष्कर्ष क्या होता है, जो आपको ये निष्कर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आएगा लिखने के लिए भी, और अगर इंटरव्यू में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें बताने के लिए भी। तो चलिए, सबसे पहले लगभग 584 प्रिंसली स्टेट्स होती थी भारत में, ठीक है। किसके पहले? स्वाधीनता के पहले, प्री इंडिपेंडेंस, अदर देन जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी, उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स यानी जो देशी रियासतें कहलाती थी वो थी। और जम्मू कश्मीर भी उसमें एक भाग था, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़। ये मैं फेमस नाम इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप नाम इसका याद रखिएगा, क्योंकि इनका काफ़ी कुछ इतिहास अलग है बाकी रियासतों से। तो ये पूरी की पूरी प्रिंसली जो प्रिंसेस थे या जो राजा थे, महाराजा धीराज थे, उन सब की ये जो पूरी बारात है वो इकट्ठी हुई थी एक जगह पर। ये समय समय पर इन लोगों ने भी अपना एक एसोसिएशन टाइप यानी एक संघ टाइप बना लिया था, प्रिंसली स्टेट्स का संघ, जिसके राजा थे, या राजा नहीं, जिसके जो प्रमुख थे वो पटियाला के राजा थे, ठीक है। तो ये जो 4 आपको चेहरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ये हैं शेख अब्दुल्ला, ये प्राइम एक्टर्स हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो हम आज समझने जा रहे हैं। तो शेख अब्दुल्ला वहाँ के पॉपुलर लीडर कश्मीर वैली के, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, और ये जो साहब हैं बीच में, इनका नाम है श्रीमान राजराजेश्वर महाराजा धीराज सर हरी सिंह इंदर महिंदर बहादुर सिपरे सुल्तनते इंग्लिसिया महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पूरा एक टाइटल्स आप देख सकते हैं कितने सारे। तो ये राजा महाराजाओं की शानो शौकत उस टाइम पे होती थी, और 21 तोपों की सलामी वगैरह वगैरह, ये सब उनकी डिमांड्स थी। अब आप सोचिए, इतनी सारी प्रिविलेजेस होने के बाद में क्या वो यूं ही छोड़ देंगे अपने स्टेट्स को भारत के हवाले? क्या ऐसा इतना आसान होगा? तो इसमें कुछ प्राइम एक्टर्स, मैंने इसलिए आपको कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, और सरदार पटेल वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट हस्तियाँ थी जिन्होंने ये रोल निभाया था पूरे भारत को एक करने का। तो प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इसके जो इम्पोर्टेंट जो हस्तियां मैंने जैसे बताया, जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और VP मेनन। अब सरदार पटेल को, जो कि उप प्रधानमंत्री भी बने आगे चल के, उन्हें रियासतों को और बाकी स्टेट्स को देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और उनके जो सेक्रेटरी थे वो थे VP मेनन।
इन दोनों व्यक्तियों की बहुत ही बड़ी भूमिका है भारत को आज का जो स्वरूप है उसे देने में, उसे एक करने में। तो जवाहरलाल नेहरू जैसे कि प्रधानमंत्री थे ही, उनका काफ़ी रोल था। अब जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के संदर्भ में क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो एक बात बताना थोड़ा सा ज़रूरी है कि वो खुद कश्मीरी पंडित थे जवाहरलाल नेहरू। और माउंटबेटन का रोल जो मेन था वो था, माउंटबेटन जो हरि सिंह थे उनके एक मित्र भी थे। और माउंटबेटन वो कड़ी थे जिसने कश्मीर और बाकी भारत के जो भी हिस्से थे उसे एक नया आयाम दिया। देखिए सरदार पटेल, वीपी मेनन, इनकी टीम में अपना काफ़ी काम 99% काम इन्होंने कर दिया था। यानी सभी देशी रियासतों को और बाकी जो जगह थी, जो एरियाज़ थे, जैसे यूनियन टेरिटरी उस टाइम पे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहलाती थी, बाकी वगैरह वगैरह जो भी उस टाइम की दिक्कतें थी उन सभी को इन्होंने सॉल्व कर लिया था। एक्सेप्ट 3 जो रियासतें थी या फिर जो प्रिंसली स्टेट्स कहलाते थे, वो 3 थी जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो सबसे पहले मैं आपको इसलिए इन तीनों का एक साथ बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कहाँ पर क्या हो रहा था, अगर आपको ये आइडिया होगा तो उससे समझ में आएगा कि कैसे ये डिसीजन लिए गए थे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। तो जो जूनागढ़ था वहाँ पर रेफरेंडम या प्लेबिसाइड किया गया था। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है कि आम जो जनता है, आम सहमति से वो क्या करना चाह रही है, क्या उनकी मंशा है उसे जानना। तो ये प्लेबिसाइड उसे कहते हैं। जन सहमति या जनमत संग्रह जिसे हम कह सकते हैं। तो जूनागढ़ का ये काम हुआ था। और नेक्स्ट हैदराबाद। ये सभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये लगभग 1947 से 48 के बीच में होती रही हैं। तो हैदराबाद में क्या हुआ था, पुलिस एक्शन, मतलब वहाँ के नवाब तो मान ही नहीं रहे थे, वो यूनाइटेड नेशन से लेके जगह जगह जा रहा था। और वहाँ पर 1 साल के अंदर जो पहले एक एग्रीमेंट हो गया था भारत सरकार और हैदराबाद के बीच में कि अभी हम 1 साल तक देखेंगे कुछ रास्ता निकलने की, पीसफुल कोई नेगोशिएशन होता रहेगा। उस बीच में वहाँ पे रज़ाकार करके जो थे, जो कि MIM का ही एक नया ऑर्गेनाइजेशन था, तो रज़ाकार्स ने मतलब समझिए थोड़ा उग्रवादी टाइप, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचा दिया था। तो ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ हो रही थी, इसलिए पुलिस एक्शन लेकर सरदार पटेल ने कहा कि अब बहुत हो गया, 4-5 दिन में ही ये हैदराबाद को सम्मिलित कर लिया गया। और इन्हीं सब के बीच में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड नेगोशिएशंस भी चल रहे थे। देखिए उससे पहले जब हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट आया उसके पहले बाकी ज़्यादातर रियासतें मान गई थी, ज़्यादातर प्रिंसेस मान गए थे, उन्हें स्पेशल कुछ प्रिविलेज भी दिए थे, जैसे प्रीवी पर्सेस उनके रहने और बाकी जो मेंटेनेंस उसका खर्चा सरकार देगी। फिर उन्हें अपने अपने राज्यों का राज्य प्रमुख भी बनाया गया था। तो इस तरह से बहुत सारे प्रिविलेज दिए थे। इन सब के बावजूद किसी किसी को धमकियाँ भी दी गई थी। तो इन सब के बावजूद भी 3 जो रियासतें नहीं मान रही थी। तो जम्मू कश्मीर का जो पूरा का पूरा पेंच है वो इस तरह से कुछ फंस रहा था कि महाराजा हरि सिंह छोड़ने को तैयार नहीं थे। भारत को स्वाधीनता भी मिल गई, उसके बाद भी ये सब चीज़ें चल रही थी। तो माउंटबेटन ये महाराजा हरि सिंह से मिलने गए और इन्होंने उन्हें ऑफ़र किया, लेकिन हरि सिंह ने नेगोशिएशन में ज़्यादा भाग लिया नहीं और वो मामला इसी तरह से अटका रहा। माउंटबेटन ने उसी वक्त एक चेतावनी दी थी कि ये बहुत ही फूलिश काम है, 2 बड़ी बड़ी देशों के बीच में एक लैंडलॉक्ड कंट्री कश्मीर को जो बनाना चाह रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर को, वो बिल्कुल भी फिजिबल या प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब आप आइडियलिस्टिक चीज़ें सोच रहे हैं। अब उनका अपना जो हरि सिंह थे उनका अपने कुछ इंटरेस्ट ज़रूर रहे होंगे, इसीलिए वो उसे बचाने के चक्कर में किसी से भी विलय में ना पाकिस्तान ना भारत की तरफ जाना चाह रहे थे। तो इन्हीं सब निगोशिएशंस के बीच में बाकी सभी स्टेट्स भी मिलती जा रही थी और जम्मू कश्मीर का जो पेंच फंसा था अब उसमें एक नया मोड़ आया। वो कब, जब 20 अक्टूबर 1947 को कुछ हुआ। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने कहा कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वगैरह जो भी है उसको हमें मिलने, किसी भी दोनों में से किसी भी कंट्री में विलय का हमें जो ऑफ़र है वो स्वीकार नहीं है। तो 20 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ के कबाइलियों यानी ट्राइबल जो फाइटर्स थे उन्हें और साथ ही साथ अपने आर्मी के भी बहुत सारे जो जवानों को सादे कपड़ों में या कबाइली कपड़ों में उन्हें अटैक करने के लिए भेज दिया। तो 26 अक्टूबर 1947 को
फाइनली महाराजा हरि सिंह की अकल ठिकाने आई, क्योंकि पिछले 6 दिनों में जो ब्लड बाथ, जो रक्तपात और जो एक्सट्रीम जो कांड वहाँ पर हुए थे, उन सब के कारण काफ़ी ज़्यादा उनकी सेना जो है, पाकिस्तान से बैक्ड जो सेना थी, वो काफ़ी आगे तक आ चुकी थी। और ये जो आप एलओसी देख रहे हैं, ये हिस्सा उनके कब्ज़े में आ गया था, और यहाँ से कश्मीर बहुत ही पास में था। वो लगभग इनफैक्ट एलओसी तो बाद में है, वो काफ़ी अंदर तक आ गए थे उस टाइम पे। तो जब बारामूला एक हत्याकांड, और बहुत बड़ा इसका एक अपना इतिहास है, अगर आप चाहें तो उसको कभी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो बारामूला में जो हुआ उसे देखकर रूह कांप गई। और यहाँ पर जम्मू में जो राजा बैठे थे, उन्होंने गुहार लगाई भारत की तरफ कि अब हमें बचाया जाए। और माउंट बेटन ने यहाँ पर कहा, जम्मू जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे वो चाहते थे कि तुरंत कार्रवाई की जाए, लेकिन माउंट बेटन ने कहा कि आप इस तरह से, अगर अभी जब तक इसका विलय नहीं हुआ है और अगर ये अपने का इंडिपेंडेंट कंट्री माना जाता है, तो इस तरह से अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो ये एक इंटरनेशनल वॉर में बदल जाएगा। और भारत अभी अभी बहुत सारी परेशानियों से जूझ कर स्वतंत्र हुआ था, और ये ठीक नहीं था कि भारत अब फिर से इन्वॉल्व हो किसी इंटरनेशनल उसमें। तो माउंट बेटन ने सुझाव दिया कि तुरंत इनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी उन्हें विलय पत्र पे इस पर दस्तखत कराया जाए, उसे भारत का हिस्सा बनाया जाए, और फिर वहाँ पर अपनी सेना को भेजा जाए। तो इस तरह से बिल्कुल आखिरी समय पर एक हीरोइक अंदाज में भारत की सेना का इसमें एंट्री होती है, जब वो बाय एयर वो लोग पहुँचते हैं श्रीनगर के एयरपोर्ट पर, और वहाँ से फिर उन्हें वापस धकेलना, जो कबायली जो फाइटर्स थे और जो पाकिस्तानी सेना थी, उन्हें वापस धकेलना ये शुरू करते हैं। अब ये काफ़ी समय तक ही चलता है, ये लड़ाई बहुत दिनों तक चलती है, लगभग 1 सवा साल। फिर यूनाइटेड नेशंस में इसका मुद्दा जाता है, और वहाँ पर फिर डिसाइड होता है कि जो जहाँ पर है अभी वो वहीं रहे, जब तक कोई फाइनल एक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता। तो तब तक भारतीय सेना इस हिस्से तक उसे धकेल चुकी थी। तो यहाँ तक इस हिस्से को कहा गया कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं है। और ये मैप में आप अक्षय चिन्ह का हिस्सा देख रहे हैं, अभी उसे इग्नोर कीजिए, वो चाइना ने अटैक करके जब अपना लिया था वो अलग है। ये हिस्से को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, टेरिटरी सीडेड टू पाकिस्तान, सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। और यहाँ पर आता है जो एकमात्र जो हिस्सा है जो दोनों को अलग करता है, वो है सियाचिन ग्लेशियर, यानी सियाचिन का हिमनद। अब आप समझ गए क्या क्या है। और जो कश्मीर वैली है वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है यहाँ पर, बस इतना ही कश्मीर वैली का हिस्सा है। बाकी हिस्सा काफ़ी कुछ जम्मू कश्मीर है, जम्मू है, लद्दाख है, और बाकी अलग चीज़ें। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मैप से भी समझ गए होंगे कि कहाँ पर क्या उस वक्त हो रहा था। तो जो मदद मांगी गई भारत से, भारत ने तुरंत इन्हें धकेलना शुरू किया पीछे, और इसी बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन लिए गए। जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, उसके बाद ही ये सब कार्रवाई की गई। तो ये था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और यहाँ पे जो मैंने आपको नाम बताया हरि सिंह का, ये जो पूरा एक 100-150 वर्ड का जो नाम है यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर हरि सिंह ने अपने दस्तखत किए हैं, यहाँ पर वो डेट डाली गई है, और यहाँ पर बाद में माउंट बेटन ने, गवर्नर जनरल जो थे, उन्होंने यहाँ पे साइन किए हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे, ये प्रिंटेड जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये सभी के लिए समान था, सभी स्टेट्स के लिए। सिर्फ उसमें स्टेट का नाम यहाँ लिखा जाता था, जो रूलर होते थे उनका नाम यहाँ लिखा जाता था, डेट डाली जाती थी, और यहाँ पर वो साइन किया करते थे। तो ये सभी स्टेट्स के लिए समान था। इस तरह से कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया। और प्लेबिसाइड, जो मैंने आपको शब्द बताया, प्लेबिसाइड सून ऑन रूलर्स डिसीजन। तो हरि सिंह जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने जो डिसीजन लिया तो उस पर एक जनमत संग्रह कराने की भी एक आश्वासन उन्हें दिया गया था जनता को। तो 26 अक्टूबर इंस्ट्रूमेंट। अब वो जो जनमत संग्रह की मैंने बात की, वो डिमांड थी शेख अब्दुल्ला की कि यहाँ पर राजा महाराजा वाला नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। वो जवाहरलाल नेहरू के एक मित्र भी थे, और उनका भारत की तरफ काफ़ी झुकाव था। वो जिन्ना से नफरत करते थे, 2 नेशन थियरी में वो बिलीव नहीं करते थे। और जो ये शेख अब्दुल्ला हैं, उनके बेटे हुए फ़ारूक अब्दुल्ला, और फ़ारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, जो दोनों ही, जो बाप और बेटे की जो जोड़ी है, ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन पे जो सिग्नेचर किया गया, उसमें था केवल 3 विषयों पर भारतीय संघ की सर्वोच्चता स्वीकार की जाएगी। वो थी प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार। तो इस प्रकार जम्मू कश्मीर का भारत में विलय संपन्न हुआ। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर की जनता अपनी स्वयं की संविधान सभा द्वारा अपना संविधान बनाएगी,
तथा निर्धारित करेगी कि जम्मू कश्मीर पर भारतीय संघ का अधिकार कितना और कैसा हो। तो उसका निर्धारण वहाँ की संविधान सभा करेगी। तब तक भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संबंध में सिर्फ अंतरिम व्यवस्था यानी इंटरिम एक अरेंजमेंट किया जाएगा, ये फाइनल नहीं होगा। और इस इंटरिम अरेंजमेंट से रिलेटेड जो इस आश्वासन को जो उन्हें अश्योरेंस दिया गया था, इसको कानूनी रूप देने के लिए, इसको लीगल बैकिंग देने के लिए आर्टिकल 370 का जन्म हुआ। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे आया, उसके पीछे की क्या क्या जो इवेंट्स थे या जो घटनाएं थी वो कैसी थी। तो इस आर्टिकल 370 को पार्ट 21 में रखा गया है, जिसका नाम है, जो एक अस्थायी उपबंध है यानी टेम्पररी एंड ट्रांजिशनरी प्रोविजंस। तो ये अस्थायी और संक्रमणकारी एक प्रबंध है, उपबंध है, ठीक है। अनुच्छेद 370 के थोड़े से पार्ट्स हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसका फर्स्ट पार्ट जो कहता था, उसका क हिस्सा, अनुच्छेद 238 लागू नहीं होगा। अच्छा, बाद में अनुच्छेद 238 जो आर्टिकल 238 है वो वैसे भी पार्ट नहीं रहा, उसे हटा दिया गया था। तो ये एक उपबंध था उसमें। फिर अनुच्छेद 371 ख 370 फर्स्ट पार्ट ख वो कहता है कि भारतीय संसद की विधि निर्माण, उसकी क्या सीमाएं होंगी। तो संसद की शक्ति पर क्या सीमाएं उन्होंने रखी कि जो यूनियन लिस्ट है यानी संघ सूची है, जो संवर्ती सूची है यानी कॉन्करेंट लिस्ट है, उनके विषय तक सीमित होगी। और जिनके संबंध में विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में भारत को शक्ति दी गई है, और कोई भी विषय इस विलय पत्र में निर्दिष्ट विषयों का हिस्सा है या नहीं, इसका फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श होने के बाद ही भारत का राष्ट्रपति कर पाएगा। आपको समझ में आया कि जो विषय पहले एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में डिसाइड कर लिए, उनके अलावा कोई और विषय अगर आता है और संसद कहती है कि हाँ ये भी उसी का पार्ट है या नहीं है, ये ऐसे डिसाइड नहीं हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति कब कर पाएगा? जब वो वहाँ की सरकार से परामर्श लेगा। और दूसरा पॉइंट क्या था उसका कि विलय पत्र के विषयों में जो भी, उससे अलावा जो भी विषय होंगे उसमें राष्ट्रपति एक आदेश निकाल सकेगा और राज्य सरकार की सहमति से ही ये हो सकेगा। फिर जो उसका 370 पार्ट 1 ग जो पार्ट था उसमें था कि केवल 2 अनुच्छेद लागू होंगे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अब आर्टिकल 1 में क्या क्या है आप एक बार मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। और 370 का थर्ड पार्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये राष्ट्रपति की शक्ति होगी वो 370 के प्रवर्तन के हिसाब से, प्रवर्तन से रिलेटेड, यानी इसका प्रोविजंस कितने होंगे, क्या होंगे या नहीं होंगे। परंतु केवल और केवल JNK की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही। तो राष्ट्रपति को शक्ति तो दी है, लेकिन एक बहुत बड़ी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी है कि संविधान सभा की सिफारिश आपको लेनी होगी। और 1954 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा बनी, उसने राज्य के भारत में विलय का अनुमोदन कर दिया। इसके बाद एक आदेश निकाला गया राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, वो था संविधान जम्मू कश्मीर को लागू आदेश 1954। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी में बार बार संशोधन करके, यानी इसमें बार बार अमेंडमेंट्स करके बाकी के जो प्रोविजंस हैं या उपबंध हैं उसे लागू किया गया है। भारत के लगभग 70% भारतीय संविधान के जो उपबंध हैं वो ऑलरेडी लागू हो चुके हैं इतने सालों में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस जम्मू कश्मीर को अभी तक अवेलेबल थे, कुछ कोर चीज़ें ही बस बाकी थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें जैसे CAG का जो ऑडिट होता है और बाकी अदर चीज़ें, इलेक्शन कमीशन का भी एक्सटेंड कर दिया गया था, पहले नहीं था वहाँ पे इलेक्शन कमीशन, यानी भारत का जो चुनाव आयोग है उसे कोई शक्तियाँ नहीं थी, तो वगैरह वगैरह बहुत सारा एक्सटेंड कर चुके थे। तो अब मैं इस आदेश की जो बात कर रहा हूँ, इससे एक अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। अब आप ध्यान दीजिए, इसे संसद में पास करके नहीं जोड़ा गया था, ये इसे एक आदेश से जोड़ा गया था। अब अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, इन दोनों को मिलाकर क्या विशेषाधिकार मिलते हैं तो देखते हैं। पहली ये कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान, यानी डुअल सिटीजनशिप, जो कहीं और नहीं है। इंडिया में हम पढ़ते भी हैं कि किस तरह से फेडरलिज्म के अगेंस्ट में ये बात जाती है। फिर एक अलग संविधान, उनका एक अलग ध्वज। और अगला क्या था कि प्रदेश से बाहर के लोगों को यहाँ ज़मीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने और संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था। तो स्थायी निवासी को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। ये स्थायी निवासी कहाँ डिफाइन किया था? आर्टिकल 35A में। फिर जम्मू कश्मीर की विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 6 साल का होता था।
रक्षा, विदेश मामले, संचार के अलावा अगर किसी भी कानून को लागू करवाना है केंद्र सरकार को, तो राज्य सरकार की मंजूरी बिल्कुल चाहिए होती थी, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता था। अब ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है अगला, जिस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को विरोध भी होता था कि जम्मू कश्मीर की महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी करती है तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर पाकिस्तान के किसी नागरिक से शादी करती है तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। अब देखिए कितना ज़्यादा ये डिस्क्रिमिनेटरी ये था। और आपात स्थिति में राज्यपाल का शासन लगेगा, ना कि राष्ट्रपति शासन। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि वहाँ पर राज्यपाल का शासन लगेगा। और सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आईपीसी यानी इंडियन पीनल जो कोड थे, भारतीय दंड संहिता, वो सब लागू नहीं होती थी, बल्कि वहाँ पर कोई एक रणवीर दंड संहिता लागू होती थी। आरक्षण का प्रावधान वहाँ पर नहीं था, या थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में था। बाहरी व्यक्ति ना तो वहाँ मतदान कर सकता था, ना वहाँ पर चुनाव में उम्मीदवार बन सकता था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले लागू नहीं होते थे। अब इतनी सब चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसे तो चेंज करना चाहिए, स्पेशल प्रोविजंस आखिर क्यों दिए गए हैं। तो जो चेंजेस किए थे, जो वर्तमान परिवर्तन थे, उसमें 3 ऑप्शंस थे गवर्नमेंट के पास में, 3 तरीके से वो किया जा सकता था। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या था, वो था संविधान सभा। संविधान सभा की मंजूरी के बिना कुछ होना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए ये काफ़ी विवाद का विषय भी रहा है कि ये कैसे हटाया जाएगा, या हटाया जा सकता था या नहीं, और बाकी चीज़ें। तो 3 ऑप्शंस क्या थे कि संविधान सभा का अस्तित्व ही नहीं है, तो 370 के जो 3rd पॉइंट है उसके प्रावधान के अनुसार 370 को हटाया जाना संभव नहीं है। संविधान सभा ही नहीं है, उसकी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, तो कैसे हटाएंगे आप 370 को। फिर दूसरा एक ऑप्शन क्या था कि आर्टिकल 368 का यूज़ करिए। आर्टिकल 368 से तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं ना, तो उसको यूज़ करिए और 370 को वैसे ही डिलीट कर दीजिए, या 370 का जो 3rd पॉइंट है उसे डिलीट कर दीजिए, या फिर ये कहिए कि उसमें संविधान सभा की सहमति की ज़रूरत नहीं है। अब संविधान सभा का एक और 3rd ऑप्शन क्या था कि संविधान सभा का अस्तित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति पर उसकी सिफारिश की बाध्यता लागू नहीं होगी। तो देखते हैं कैसा हुआ। तीसरे विकल्प को गवर्नमेंट ने चुना, वो था राष्ट्रपति पर सिफारिश की बाध्यता लागू नहीं होगी, और इसकी अधिसूचना जो है वो अनुच्छेद 370 पर प्रभावहीन होगी। मतलब आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार को समाप्त कर सकते हैं इस तरह से। तो 21 ये बहुत लंबा प्लान किया गया था। आप सोचिए इतने सारे प्रोविजंस को देखकर डिसाइड करना कि कौन से रास्ते से जाया जाए, क्योंकि ये तो श्योर था कि लोग या फिर वहाँ की राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल होगा फिर से ऐसा कुछ कर पाना। तो 21 नवंबर 2018 को जब वहाँ की राज्य सरकार को डिसोल्यूशन कर दिया गया, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार जो बनी थी वो गिर गई, तो वहाँ पर सबसे पहले आया राज्यपाल का शासन। राज्यपाल का शासन यानी वहाँ के जो गवर्नर का रूल था वो लगा पहले। 6 मंथ के बाद में वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा। प्रेसिडेंट रूल आप जानते हैं आर्टिकल 356 से लगाया जाता है, तो आर्टिकल 356 एक्सटेंड किया गया। फिर विधानमंडल की शक्ति, इसके अंडर में क्या कहा जाता है कि विधानमंडल जो वहाँ की है या कहीं किसी भी स्टेट की है, उसकी शक्तियाँ संसद के द्वारा यूज़ की जा सकती हैं। तो सारी पावर जो है वो संसद में आ जाती हैं। और 5 अगस्त 2019 को संविधान जम्मू कश्मीर में लागू आदेश निकाला गया। 5 अगस्त 2019, ये डेट को थोड़ा आप अच्छे से याद रखिए। 2-4 डेट्स मैंने आपको बताई हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप ज़रूर याद रखिए, खासकर ये 5 अगस्त 2019। तो भारत के गृह मंत्री ने इस प्रावधान को राज्यसभा में प्रस्तुत किया। वो क्या था, अनुच्छेद 35A और 1954 के आदेश को निरस्त किया गया। भारतीय संविधान को लागू किया गया, यानी कोई अपवाद नहीं होगा, कोई एक्सेप्शंस नहीं होंगे सभी स्टेट्स में। राज्यपाल के संबंधी प्रबंध किए गए, यानी पहले राज्यपाल को उस पर कंपल्शन था कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसकी सहमति के बिना कोई और डिसीजन नहीं लिए जा सकते थे। अब वहाँ पे राज्यपाल अन्य किसी राज्यपाल की तरह ही काम करेगा, और राज्य सरकार का अर्थ होगा राज्यपाल। अगर राज्य सरकार अस्तित्व में नहीं है उस वक्त, जैसा कि हो रहा था नवंबर 2018 के बाद में, तो तब उसका अर्थ क्या होगा, राज्यपाल। और राज्य की संविधान सभा का अर्थ क्या होगा, राज्य की विधानसभा। अब आप समझिए, विधानसभा का अर्थ है राज्यपाल, संविधान सभा का अर्थ है विधानसभा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विधानसभा का अर्थ भी राज्यपाल हो गया, यानी विधानसभा जो डिसाइड करेगी वही संविधान सभा को मान लिया जाएगा कि संविधान सभा ने डिसाइड किया है। और विधानसभा और संविधान सभा
की जगह राज्यपाल जो डिसीजन लेगा वही माना जाएगा। समझ में आया? मेन रोड़ा जो था वो था संविधान सभा का ना होना। तो इन्होंने आदेश में निकाला विधानसभा इज इक्वल टू संविधान सभा, एंड विधानसभा इज नॉट अवेलेबल, सो द राज्यपाल और द गवर्नर इज इक्वल टू विधानसभा या राज्य सरकार। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें दो प्रस्ताव क्या लाए गए। पहला प्रस्ताव था कि अनुच्छेद 370 के थर्ड पार्ट जो है उसके तहत 370 के सभी हिस्से समाप्त, केवल पहले हिस्से को छोड़कर, और पहले हिस्से को इन्होंने कर दिया संशोधित। तो क्या संशोधन थे? भारतीय संविधान के सभी प्रावधान बिना किसी अपवाद के अब लागू होंगे। तो कोई अब स्पेशल प्रिविलेज नहीं रहेगा, स्पेशल स्टेटस नहीं रहेगा, इसीलिए स्पेशल स्टेटस वर्ड यूज़ किया जाता था। दूसरा प्रस्ताव क्या था कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल और पास होने के बाद जिसे अधिनियम कहा गया। तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर के दो हिस्से होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आर्टिकल 239A के तहत जम्मू कश्मीर को अब राज्य नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश कहा जाएगा, और वहाँ पर विधानसभा भी होगी। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पुडुचेरी में कुछ इस तरह से संबंध है, इसी तरह से प्रबंध है या प्रोविजंस है। दिल्ली में भी कुछ इस तरह से, थोड़ा दिल्ली में अलग है बट इसी तरह यूनियन टेरिटरी है विथ इट्स ओन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें होंगी, लोकसभा की 5, विधानसभा की 114। 2 महिला सदस्यों का मनोनयन वहाँ की विधानसभा में किया जा सकेगा राज्यपाल के द्वारा। ये था दूसरा प्रस्ताव। और क्या था? आरक्षण, जो अलग तरह का आरक्षण वहाँ होता था वो अब नहीं होगा, जो बाकी भारत में होता है वैसे ही आरक्षण के प्रावधान होंगे, प्रोविजंस होंगे, रिजर्वेशन प्रोविजंस। लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बनेगा बट बिना विधानसभा वाला। अब आप इसके और एग्जांपल मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज जो बिना विधानसभा की, एक लोकसभा सीट भी वहाँ पर दी जाएगी। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर का एक नया मैप हमने देखा। ये हिस्सा लद्दाख कहलाया। इसमें हम पीओके और अक्सई चिन वगैरह हिस्सा भी जोड़ते हैं, जिसमें कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है लेह और दूसरी है करगिल। और ये हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर कहलाया, जिसमें काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स अभी है। तो अब इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, एक बार एक पॉइंट वाइज देख लेंगे तो समझ में आएगा कि क्या स्पेशल स्टेटस थे और उसे हटाया गया। तो एकल नागरिकता अब हो गई है, एक विधान यानी संविधान है, एक ध्वज है, तिरंगे और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अब अपराध है। यानी आप जो स्टेट सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, उन सबको उस नेशनल सिंबल ऑनर का जो एक्ट है वो अब यहाँ पर लागू होगा। संपत्ति, नौकरी, व्यापार से रिलेटेड जो विशेषाधिकार थे स्थायी निवासियों को, वहाँ के कुछ परमानेंट रेसिडेंट्स को, वो अब हटा दिए गए। यानी बिल्कुल बाकी जो नागरिक हैं भारत के, अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑल्सो गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग एनी प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति खरीदना, ऑफ अप्लाइंग फॉर एनी जॉब, सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट, एनीथिंग, और कोई भी वहाँ जाके व्यापार भी अब कर सकता है। विधानसभा का कार्यकाल 6 की जगह अब 5 साल होगा। उपराज्यपाल अब कहलाएगा, पहले राज्यपाल था, अब उसको नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे कहते हैं वो होगा। महिलाओं के अधिकार, तो जो अजीब से जो अधिकार दिए गए थे कि भारत के नागरिक से शादी करने पे कुछ और, पाकिस्तान पे कुछ और, वो सब अब हटा दिया गया। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, आईपीसी की धाराएं, ये सब अब लागू होंगी। आर्टिकल 356 लागू होगा। तो जैसे वहाँ पर पहले राज्यपाल यानी गवर्नर रूल होता था, फिर प्रेसिडेंट रूल होता था, अब वैसा नहीं होगा। बाकी राज्यों की तरह डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। मतदान और चुनाव में भारत के सभी जो भी अलग प्रदेशों के जो नागरिक हैं वो भी, उनको सिमिलर अब अधिकार हैं। और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो अब मान्य होंगे वहाँ पर। तो निष्कर्ष इसका क्या निकला? इस फैसले के पक्ष और विपक्ष में कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। अब जैसे आतंकवाद, अलगाववाद से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं कि उसकी समस्या का समाधान हो सकता है, क्षेत्र का एक सामाजिक आर्थिक विकास हो सकता है। और कई लोगों ने जो अगेंस्ट में, उन्होंने कहा कि शिमला समझौते का यानी जो शिमला अग्रीमेंट है उसका उल्लंघन किया गया है। क्षेत्र में जनमत संग्रह कराए जाने के वादे को तोड़ दिया है, यानी प्लेबिसाइट का जो आश्वासन, इनफैक्ट ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ये कहा गया था। हमने यूएन में भी इस बात को स्वीकारा है कि वहाँ पे प्लेबिसाइट कराई जाएगी, जैसे जूनागढ़ में कराई गई थी, उसे अब नहीं किया गया। तो लेकिन अब आवश्यकता ये है कि इस सबसे आगे बढ़कर इतिहास की एक नई धारा के साथ वहाँ के लोगों का समन्वय स्थापित हो। तो जो भारत की संस्कृति है उसमें जम्मू कश्मीर की संस्कृति का एक समन्वय हो, साथ ही साथ ऐसे कृत्यों से बचा जाए जो वहाँ के निवासियों की गरिमा, स्वाभिमान और संस्कृति के विरोधी हो। ऐसे आपको कथनों से भी बचना चाहिए। वर्तमान समय की आवश्यकता है कि सरकार प्रत्येक स्तर पर
जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ संवाद स्थापित करे, सामाजिक और आर्थिक विकास की गति प्रदान करे और वहाँ के लोगों की जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो और संपोषणीय एवं समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट वहाँ पर होना चाहिए। ये था आज का हमारा स्पेशल लेक्चर इस सुपर 50 वीडियो सीरीज़ का। अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, अगर आपको ना पसंद आया तो आप वो भी बताइए कि इसमें क्या आपको अच्छा नहीं लगा, और आप अपने विचार हमसे साझा करते ही रहते हैं, और कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और CAC। सी यू नेक्स्ट टाइम।